अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में हूं हसन लियाकत। आज मुकाबला था कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का और ये जंग थी कि कौन होगा टॉप 4 में और कौन जाएगा वापस घर। कराची किंग्स ने कहा कि हम ही घर जाते हैं क्योंकि वैसे भी वो कराची में जाके अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगे और उन्होंने ये फैसला किया कि आज का मैच हार जाएं क्योंकि जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है, लगता यही है कि वो खुद ही फैसला करते हैं कि आज हमने क्या करना है, किस तरह की बॉलिंग करनी है, किस तरह की टीम सेलेक्ट करनी है। हालांकि कल मैंने उनके कोच से सवाल किया था सिमन से कि आपकी टीम में अखलाक मौजूद है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मौजूद है जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए, लेकिन उनको आपने मौका नहीं देना क्योंकि टीम का बैलेंस नहीं बनता, तो फिर रिजल्ट इसी तरह के निकलेंगे। कराची किंग्स मैच 150 रन ही बोर्ड पर लगा सके और उसके जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छा स्टार्ट किया लेकिन डगमगा गई एक बार फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड भी, क्योंकि पाकिस्तान की तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, एकदम से ही लाइन पे ही आउट हो जाते हैं, लाइन पे जो है वो छक्के लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हैदर अली की तारीफ करनी होगी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग नॉक खेला और काफ़ी अरसे बाद हमें लगा कि हैदर अली में जो पोटेंशियल था वो आज नज़र भी आया है, क्योंकि अब पीएसएल में भी वो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में, ऊपर से मैच भी बहुत कम मिल रहे हैं, तो अब उनको भी शायद ये अंदाज़ा हो गया है कि अब मैं परफॉर्म करूंगा तो पीएसएल में भी रहूंगा, अगर परफॉर्म नहीं करूंगा तो फिर पीएसएल में भी जगह नहीं होगी। और यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ अब मेरा ख्याल है चौथे नंबर पे है, पेशावर ज़ल्मी के बाद है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफाई इस वजह से कर चुकी है कि कराची किंग्स अगर अपना अगला मुकाबला भी जीत जाती है तो उनके पॉइंट्स, अब एक पॉइंट जो बारिश वाला इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी और पेशावर ज़ल्मी को भी सेव कर चुका है, और जो फाइनल लाइनअप है वो तैयार हो चुकी है। टॉप 2 में इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान मौजूद हैं, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मौजूद है। लेकिन आज कराची के ऊपर बात करेंगे कि इस तरह की टीम, क्या आप एक पाकिस्तान के इतने बड़े शहर को रिप्रेजेंट करते हैं और ना आपके पास प्रॉपर बैटर्स हैं, ना आपके पास प्रॉपर बॉलर हैं, और तकरीबन 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, एक खिलाड़ी ऐसे है जिनकी 35 साल से ज़्यादा उम्र है, और एक खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनकी 42 साल उम्र है और वो 43 के होने वाले हैं, लेकिन अभी भी कराची किंग्स के मेन प्लेयर हैं। इस तमाम पर बात करेंगे साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जनाब ज़िशान साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़िशान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ मौजूद हैं जनाब हसन रज़ा साहब, आपकी जानी पहचानी शख्सियत, साबिक क्रिकेटर हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, फिर यंगेस्ट क्रिकेटर हैं और बहुत सारे अवार्ड हैं हसन भाई के पास। हसन भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, आपके शहर की टीम मेरे शहर की टीम अजनबी शहर ये जो ऑनर है ना उनसे पूछना चाहिए, वो इस शहर में ये बताएं कि कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं। पहले तो कराची की मेरे ख्याल में ऑन पेपर अगर देखें तो शेब मलिक सियालकोट से ताल्लुक रखते हैं और बाकी नियाजी हो गए उसमें और दीगर प्लेयर। दादा कप्तान आपको दिया था? कप्तान एक सिर्फ जो है कराची का शान मसूद, उसके अलावा आप देखें तो सिर्फ ऑन पेपर फ्रेंचाइज का काम होता है कि प्लेयर्स को पिक करते हैं, डजंट मैटर आप, मगर टीम एक फ्रेंचाइज की है और कराची ओन कर रही है उस पर, तो ज़ाहिर बात है जैसे आपने बताया कि कराची में बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है ग्रास रूट लेवल पे, और कितने सारे जोन हैं, कितनी सारी क्रिकेट वहाँ होती है, वहाँ की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अगेन मगर एक बैड लक रहे कि आपने 150 रन किए और 150 में आपके बॉलर्स जो है डिफेंड नहीं कर पाते ऐसी टीम पे जहाँ पर एक बैटिंग लाइन बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी इस्लामाबाद की। और अगर आजम खान आउट हो गए, उसके पास शादाब अगर खेल रहे थे वो भी आउट हुए, अच्छा बॉल किया हसन अली ने, मगर 150 रन मेरे ख्याल में बहुत कम थे, 170 रन भी होते, 20 रन 25 रन और होते तो इस्लामाबाद जो है वो प्रेशर में जाता। तो ये स्ट्रेटजी मजहर रब्बानी ने अच्छी बॉलिंग सर, वो मैं थोड़ा सा एक करेक्शन करता चलूं कि क्योंकि इस्लामाबाद का रन रेट बहुत ज्यादा था तो इस्लामाबाद सेकंड नंबर पे अल्लाह के फजल करम से। बिल्कुल देखिए कल प्रेडिक्शन की थी आपने सेकंड नंबर पे पहुंच गए, वो करेक्ट हो रही है, तो डगमगाते सेकंड नंबर पे पहुंच गए। लाहौर क्लिनर की प्रेडिक्शन भी कर देते हैं, ऐसी 1 पॉइंट मिला था, उसके बाद वो हारते रहे, शायद प्रेडिक्शन और अच्छी रहती, उनकी फ्रेंचाइज की टीम भी अच्छी रहती। ओवरऑल अच्छा मैच रहा। अगेन मजहर रब्बानी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, थोड़ा सा पिच हमें आज डिफरेंट नजर आया कि ग्लव्स सबसे जवान बॉलर है मजहर रब्बानी आपकी मजहर रब्बानी, आउटस्टैंडिंग जिम्बाब्वे से ताल्लुक इनका, और ये फ्रेंचाइज में वाहिद जिम्बाब्वे के प्लेयर है शायद ये खेल रहे हैं। तो उसके बाद वॉल्टन थे, नहीं वॉल्टन तो नहीं थे वेस्ट इंडीज के, सिकंदर रजा बिल्कुल ये प्लेयर है। मगर ओवरऑल देखिए तो पिच थोड़ा सा बॉम्ब्स ले रहा था, और मैंने पहले ही बताया कि अगर थोड़े रन ज्यादा होते तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को टफ टाइम देती मजीद। ज़िशान भाई, कराची किंग्स बिल्कुल लाहौर कलंदर की पैरवी करते हुए PSL 9 से भी बाहर हो गई, और इन दोनों टीम्स की जो हाइप होती है वो आसमानों से बात कर रही होती है। 2 सीजन में कराची ने अच्छा परफॉर्म किया, 2 सीजन में लाहौर ने अच्छा परफॉर्म किया। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे पहले बाहर होते हैं। देखिए हर जगह पे ये बात हो रही है, डिफरेंट चैनल्स पे और डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे ये बात हो रही है कि आखिर क्यों ऐसा है कि कराची की इतनी बड़ी एक साइड है, इन अ सेंस कि उनके जो ओनर हैं, आई बिलीव कि वो खुद शायद इतना इन्वॉल्व नहीं है जैसे बाकी ओनर्स जो हैं वो अपनी अपनी टीम्स के साथ इन्वॉल्व हैं। एक ये भी वजह बन सकती है। सबसे कमज़ोर अगर आप पेपर पे टीम देखें, इवन आप ग्राउंड में भी देखें तो कराची की नज़र आती है। मतलब आप फास्ट बॉलर्स देखें, मीर हमज़ा हैं जो कि एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, उसकी एक मेन वजह ये है कि वो डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा खेलते हैं
उनको आइडिया है कि आप विकेट का आइडिया उनको बहुत जल्दी हो जाता है और बाकी उनको जो कंडीशंस है उसका आइडिया हो जाता है, तो वो अपनी जो वेरिएशन है उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। हसन अली को अगर आप देखें तो तकरीबन 2-3 साल से ऐसा है कि वो कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। शान मसूद हैं, ठीक है, उनको कैप्टन बनाया है, वो इस कोशिश में है, बल्कि जब वो मुल्तान में खेलते थे रिजवान के साथ ओपन कर रहे थे वो ज़्यादा बेहतर खेल रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो या तो कप्तानी का प्रेशर ले गए हैं, थोड़े से डिसीजन भी जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं नज़र आते, कभी किसी को खिला रहे हैं। जैसे आपने खुद बात की कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं, अखलाक हो गए और भी उनके साथ बेंच में प्लेयर्स हैं, उनको नहीं डाला गया और एक ही तर्ज की क्रिकेट उन्होंने खेली, एक ही जैसी साइड उन्होंने खिलाई और उनमें कोई खातिर खा उनको कामयाबी भी नहीं हासिल हुई। उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है और जो सबसे मेन बात है कि आप जब तक यंग ब्लड जो है वो इस T20 क्रिकेट में नहीं डालेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टीम्स के लिए। जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है, इस्लामाबाद नो डाउट आपने कहा दूसरे नंबर पे आ गए हैं, ये भी बड़ी एस्टोनिशिंग सी बात है। लेकिन उनके अगर आप मैचेस देखें तो लाहौर की तरह बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं और लेकिन क्लोज होने के बावजूद लाहौर का जो मुझे प्रॉब्लम नजर आया वो उनकी बॉलिंग थी, क्योंकि मैचेस जीते जाते हैं बॉलिंग से। आप 200 कर लें, 200-250 भी कर लें, लेकिन अगर आपके पास बॉलिंग अच्छी नहीं है तो आप नहीं उसको कवर अप कर सकते। तो आई बिलीव कराची को भी देखना पड़ेगा और इस्लामाबाद गुड टू नो कि हसन भाई, जिस तरह शान मसूद की कप्तानी की बात की इन्होंने, शान मसूद क्या कप्तानी डिजर्व करते थे? क्योंकि इस पूरी PSL में ना शान मसूद की कप्तानी चली और ना ही उनकी बैटिंग चली, और एक मुझे लग रहा था कि वो एक बोझ हैं कराची के नातवा कंधों पे, कि जिनकी वजह से बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर भी कराची किंग्स में शामिल नहीं हो सके। देखिए ये सब ना भूल सकें कि कैप्टन बाबर आजम भी रह चुके हैं इसमें, उसके बाद मोहम्मद वसीम थे वो भी रह चुके हैं। तो लेकिन बाबर अपनी 50s करता था, वो अपनी 50s करते थे, यहाँ पर भी 50s करनी चाहिए थी इनको। टेस्ट टीम में कैप्टन भी बने, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर, और वर्ल्ड कप हमने बताया कि आने वाला है सर पे, तो ये प्लान होना चाहिए था आपको। स्पिनर पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह हम फ़खर जमान की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं आप तो थोड़ा सा आपको एक टाइम चाहिए होता है कि जहाँ आप प्लेसमेंट करें, 15-20 रन अपने सिंगल डबल से भी कर लें। मगर ये वो प्लेयर हैं ऐसे कि सिंगल डबल्स करने की इनको नयत नहीं आती, और ये उठा के जो है जहाँ 2 डॉट बॉल होती हैं ऑन की तरफ खेल लेते हैं, मिडिल की तरफ खेल लेते हैं। तो हमेशा फॉरनर प्लेयर्स जो जितने भी होते हैं वो आप देखें कि आउट ऑफ फॉर्म होंगे, वो मैच को लेके चलते हैं और बॉल टू बॉल खेलते हैं। फिर उसके बाद एक टारगेट में कोई ऐसा बॉलर होता है उसको टारगेट करते हैं, वहाँ अपने रन और बॉल कवर कर लेते हैं। तो ये चीज़ नज़र नहीं है हमें बैटर्स को देखने में, स्पेशली शान मसूद को भी जो स्पिनर पे आउट हो रहे हैं, क्रॉस खेलते हुए आउट हो गए, अंडर प्रेशर हो गए। मेरे ख्याल में अब अंडर प्रेशर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटियाँ मिल चुकी हैं। टेस्ट टीम में कैप्टन भी रह चुके हैं, काफ़ी इनिंग्स भी खेल चुके हैं, आप वापस कम बैक भी करके आए। न्यूजीलैंड के टूर अगर पिछले देखें तो उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी हुई थी, और कैप्टन्स की डिबेट चली थी, उसमें ऑप्शन कैप्टन का इनके लिए आया। मगर आपको ग्राफ ऊपर करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। आप कराची जैसी टीम, आप कैरन पोलार्ड जैसे प्लेयर हैं, उन्हीं पर निसार कर रहे हैं। वो भी क्या कहते हैं, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, कितना जो ऐसा है वो ऐसी खेल रहे हैं, उनको क्या बात है, क्या बात है, तो क्या उनको खिलाया जाना है। वो हाथी हो गए, कभी वहाँ शादियों में जा रहे हैं, कभी उनके लिए तो एक क्लब वाले मैचेस चल रहे हैं, समझ लेंगे। नॉर्मल क्लब की थी भाई, बिल्कुल टीम क्लब की थी, मगर फिर भी इतना एटीट्यूड ऐसा है कि आपने एक ही प्लेयर पर निसार किया हुआ। उनकी वर्थ ऐसी है कि एक ही प्लेयर पे कराची किंग्स जो है चल रही है, और 39 रन वो पिछले 3-4 मैचेस में करते हुए आ रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर को सर बड़ी गहरी बात करके हसन भाई, अब मुझे ये बताइएगा कि ये कराची की टीम थी या किसी क्लब की टीम थी? क्योंकि इनकी बॉलिंग को भी अच्छी खासी पिटाई लगी हर मैच में, और बैटिंग तो इनकी नाकाम ही रही। टॉप ऑर्डर एक दिन चला साइफर्ड, बाकी जिस तरह हसन भाई बात कर रहे हैं कि कैरन पोलार्ड अगर ना होता तो ये टीम तो किसी भी दिन 100 क्रॉस ना करती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे हसन भाई ने बात की कि आपको हमेशा जब भी आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो फिर आपको एक इनिंग्स ऐसी चाहिए होती है जो कि आपको फॉर्म में वापस लेके आए, लेकिन उस इनिंग्स के लिए जो है वो आपको क्रीज पे रहना पड़ता है। आपको अपनी बहुत सी शॉट्स जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। आप सिर्फ वो शॉट्स खेलते हो जिस पे आप कॉन्फिडेंट होते हो। आप थोड़ा सा टाइम लो विकेट पे, आप अपने आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को जो है वो कॉन्फिडेंट फील करो। थोड़ा सा अगर आपको 2 डॉट बॉल्स हो जाती हैं तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि पूरा मैच है, अभी आपने पूरा मैच लेके चलना है। आपने बाबर की बात की, नो डाउट उनका स्ट्राइक रेट के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन उस दिन जो उन्होंने 100 किया, आपने उनकी बैटिंग देखी, वो शुरू में स्लो खेले, लेकिन जहां पे उन्होंने पूरा मैच ग्रैब किया, कॉन्फिडेंस उनका हाई हुआ, उसके बाद उन्होंने एक ओवर में 20-20 22 स्कोर मिले। नहीं, इस दफा देखें पीएसएल में अल्लाह करे इंटरनेशनल में भी उनको होने जैसे बॉलर मिले। नहीं देखें, हम इस चीज को उनसे क्रेडिट इसलिए नहीं ले सकते कि क्रेडिट तो जाता है उनको। जिस टाइप की बॉलिंग है, जैसी कंडीशंस हैं, वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। टेम्परमेंट है, शॉट अच्छे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, स्किल्स को अपने डेवलप किया उन्होंने, पहले से इंप्रूवमेंट किए शॉट्स में। कवर ड्राइव तो ऑलमोस्ट खेलते हैं। जो प्लेयर क्रिकेट में बैटिंग में टेक्निक में अगर सामने नहीं खेलता तो मेरे ख्याल से वो बैटर नहीं है। जितने भी बैटर्स देख लें तो ऑन पे खेल रहे होते हैं हमारे।
तो आज फिर वो बात करेंगे हम हैदर अली की कि आज उन्होंने 26 रन किए हैं, कितने ज़बरदस्त शॉट खेला है, सामने एक छक्के से इंटरव्यू ले लिया उनका पूरे मैचेस में। आज ये क्रिकेट देख लें आप T20 फॉर्मेट कि एक छक्के से उनका पूरा इंटरव्यू ले लिया कि भाई आपने बेस्ट इनिंग खेल दी है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन लोगों के पास T20 में कि आप जो है रन और बॉल को देखते हुए खेलें और ऐसे स्ट्रोक खेलें क्रिकेटिंग शॉट। लुक एट द स्कोर कार्ड ऑफ कराची किंग्स। देखते हैं कराची किंग्स ने क्या कुछ किया। जिस तरह हसन भाई कह रहे हैं, सबको पता है कि कैरन पोलार्ड एक दफ़ा फिर विकेट पर रुके रहे, जमे रहे, डटे रहे, लेकिन उसके बावजूद कराची किंग्स को अच्छा स्टार्ट मिला था। स्टार्ट में कोई बुराई नहीं थी, एक तरफ से टीम साइफर्ड अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वही बात है। अब जरा देखिए, शान मसूद 12 गेंदों पे 10 रन, साइफर्ड ने 26 रन बनाए 19 गेंदों पे, और साइफर्ड बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, लेकिन शान मसूद क्योंकि दूसरे एंड पे स्ट्रगल कर रहे थे तो शान मसूद भी आउट हो गए, फिर साइफर्ड भी आउट हो गए। विंस ने आज अच्छा खेला, 27 गेंदों पे 29 रन बनाए। ठीक है, स्ट्राइक रेट इनका कम था, इनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जिस तरह हसन भाई बता रहे हैं ना कि ये सब ओवर टाइम में ये अपना ओवर टाइम लगा रहे हैं, पीक जो है निकाल चुके हैं। साइफर्ड भी थोड़ा सा यंग है, लेकिन विंस तो पीक निकाल चुके हैं। मलिक साहब वंस अगेन 1 in 6 डिलीवरीज, माशाल्लाह जी। नवाज, क्या कहने हैं नवाज के, 5 रन है 3 गेंदों पे। पोलार्ड 39 रन है 28 गेंदों पे। न्याजी 16 रन हैं 13 गेंदों पे। हसन अली 6 रन हैं 8 गेंदों पे, और हमजा 2 रन हैं 4 गेंदों पे। सर जरा देखिए 150 पे आप ये 39 रन निकालते हैं 28 बॉल्स में 6 नंबर पे इनिंग्स के लिए, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, 110 रन बनाती है कराची 110 रन बनाती, तो बगैर कैरन पोलार्ड के। बगैर कैरन पोलार्ड के पिछले मैच में देखा था वो चले गए थे, उसके बाद भी जो है नहीं जीत पाई लोग। बड़ा क्रूशल मैच था। वही बात है कि कैप्टन तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, कैप्टन सिर्फ अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करे, बाकी टीम को किस तरह से खिलाना है। फिर गोरे जो खेल रहे हैं, सैफर्ड, विंस वगैरह, ये भी जो है जहाँ जहाँ स्पिन होता है बॉल वहाँ पर स्टक कर जाते हैं। कराची में हमने देखा तो ये स्पिनर पर खेल ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें एक तो फ्रेंचाइज पे डिपेंड करता है। हमने बताया जब ड्राफ्टिंग होती है तो आपने बैटिंग ऑर्डर में कौन से प्लेयर तगड़े पिक करने हैं आपके। सर ये नवाज साहब के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये कौन से प्लेटिंग पे रहते हैं? ना ये बॉलिंग करते हैं, ना ये बैटिंग करते हैं। फील्डिंग अगर इनके पास बॉल जाती है तो पकड़ लेते, बड़ी मेहरबानी इनकी, लेकिन ये स्वाइप भी हुए थे, कोयटा से यहाँ पे आए, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। और फिर 1 महीने बाद जब पाकिस्तान की टीम अनाउंस होगी उसमें मोहम्मद नवाज पाई जाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब ये स्कोर कार्ड हम देख रहे थे तो मैं यही नवाज के बारे में ही सोच रहा था, और आपने क्वेश्चन भी कर दिया। आप नवाज को भी देखें और आप बाकी भी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, हमने ये PSL जो डोमिनेट किए है स्पिनर्स में, वो ज़्यादातर देखें लेग ब्रेक ठीक है, लेकिन नवाज, इमाद और उससे पहले वो उमर खान होते थे और असगर भी थे एक, आई बिलीव कोयटा से, वो भी मुमताज का नाम ले लें, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग वो मैं बताने लगा था, अभी आपने ले दिया है। मेहरान मुमताज अच्छी बॉलिंग करे, उन्होंने देखा विकेट पे कि टर्न हो रहा है, बॉल रुक रहा है, ग्रिप कर रहा है, उन्होंने थोड़ा सा तेज किया, क्योंकि जब आप तेज करते हो ब्रेक वाले विकेट पे तो वो बहुत ज्यादा टर्न होता है और आपको टाइम नहीं मिलता। जैसे इन्होंने कहा कि आप फॉरनर प्लेयर्स हैं, वो स्पिनर को नहीं खेल सकते। तो अब आई डोंट नो कि नवाज को कितना और टाइम चाहिए कि वो जो है वो सेटल हो। मुझे याद है 2016 में टीम इंडिया गई थी T20 वर्ल्ड कप खेलने, तो नवाज उस वक्त सरफराज अहमद की आंख का तारा हुआ करते थे। और 2016 से लेके 2024 तक वो किसी न किसी की आंख का तारा हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो रही। देखिए हम कई दफ़ा ये बात भी इस पे करते रहते हैं कि जब भी एक प्लेयर डेवलप होने लगता है या तकरीबन उस मरहले को तय कर लेता है तो हम उसको टीम से बाहर निकाल देते हैं। नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट इमाद वसीम जो है वो एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, चल रहे थे, वो डेवलप हो चुके थे। आपने एकदम से उनको जो है हटाया और आपने नवाज की इंडक्शन की। नवाज ने कुछ एक टेस्ट मैच या एक सीरीज़ में उन्होंने एक अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद उनका डाउनफॉल ही चल रहा है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि ना तो वो बैटिंग में, और मैं आपको याद दिलाता चलूं, हसन भाई इसकी गवाही देंगे कि ये एज अ बैट्समैन खेलते होते थे, ये तीसरे चौथे नंबर पे एज अ बैटर खेलते होते थे। स्पिन तो इन्होंने बाद में शुरू की और हमने इनको एज अ स्पिन ऑलराउंडर अब बना दिया, और वो बैटिंग भी अब ना रही और बॉलिंग भी ना रही, क्योंकि आपने स्पिनर को तैयार खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम खिलाएगी। हसन भाई देखिए क्या कहने टीम पाकिस्तान, आप इतने बड़े ऑप्शन आपने छोड़ा ही नहीं कोई स्पिनर। आप बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास आपके पास पाकिस्तान में रह चुके हैं, लेजेंडरी, मगर आपने एक स्पिनर अभी तक डेवलप नहीं किया, एक स्पिनर प्रोड्यूस नहीं किया। ऑफ स्पिनर जो प्रोड्यूस करते थे आप, वो सस्पेंड हो जाते थे। तो ये किसका काम है? ये NCA अकेडमी का काम है, जो कोचेस हायर कर रहे हैं वहाँ पर। इतने सारे 250-300 कोचेस होते हैं, उनको बताना चाहिए उनकी डिग्री कितना जा रहा है, 15 डिग्री जा रहा है। अब उस्मान तारिक आए हुए बीच में, देखें कोयटा में अकेले, तो उनका भी जो है एक्शन थोड़ा सा कह रहे हैं, उस पर बात करेंगे, उस पर बात करेंगे बिल्कुल। जी और बताइए। बस और मैं ये बताऊं कि स्पिनर्स पे जैसे आपने बात करी, क्योंकि उस पे मैं तफसीली बात करना चाहता हूं, तफसीली बात करेंगे, क्योंकि अब वो तफसीली बॉलिंग भी कर रहे हैं, रुक के बॉल कर रहे हैं एक्शन से। ये शेब मलिक भी सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से खेलूं, उनको यही प्रॉब्लम हुई है। तो स्पिनर्स आपको डेवलप करना है। आपके बड़े बड़े लेजेंड पाकिस्तान के यहाँ पर रह चुके हैं। आपके पास टेस्ट में अगर देखें, साजिद खान हो गए या नुमान हो गए, ये दो ही हैं।
उसके बाद आप क्या करें पूरे साल डोमेस्टिक में T20 की 4 ओवर करवाने हैं हमने, उसमें हमने नवाज को खिला देना है, उसामा मीर अभी डोमेस्टिक से खेल के आए थे, उनको चांस दिया है, थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है बॉल, मगर फिर वही बात है कि PSL में तो देख रहे हैं अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सारे अच्छा खेल रहे हैं। PSL में जहाँ पर सुपरस्टार अमेरिका में जाएंगे, जहाँ वेस्ट इंडीज में जाएंगे उन पिचेस पे, उन कंडीशन में, वहाँ पर क्या करना है उसकी तैयारी भी करें लाजमी। सर वैसे ये बड़ी कमाल की बात है कि PSL में ये सुपरस्टार होते हैं, लेकिन जो ही नेशनल टीम में पहुंचते हैं तो लाइन और लेंथ खराब हो जाती है, जो बैट्समैन होता है उसकी मिडल हो नहीं रही होती, जो बैट्समैन होता है उसे छक्का नहीं आ रहा होता, जो बॉलर होता है वो बस गोले फेंकता है हसन भाई की तरह। तो ये क्या हो जाता है नेशनल में जाके, मतलब कैपेबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे रेलू कट्टू के खिलाफ खेल के तो कमाल हो जाता है। कैपेबिलिटीज़ तो स्नैन डेफिनेटली होती हैं, जो इस लेवल पे खेलता है पाकिस्तान लेवल पे, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि उसमें कोई कैपेसिटी नहीं है खेलने की। थोड़ा सा जो मुझे फील होता है वो ये है कि जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में होते हैं तो प्रेशर ज़रा कम होता है, क्योंकि वो एक बंदे की टीम है, उसको हम खुश कर लेंगे जैसे भी होगा। ये पाकिस्तान की टीम होती है जहाँ पे 25 करोड़ आवाम देख रही होती है, पूरी दुनिया देख रही होती है। और जो मेन प्रॉब्लम है, मैं कई दफ़ा पहले भी इस चीज़ को कोट कर चुका हूँ, मैंने एक स्टडी की रिपोर्ट देखी जो 2008 से लेकर 2018 तक थी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल कैप जो थी वो पाकिस्तान ने दी थी, वो 210 कैप्स थी। मतलब अगर आप 10 साल में 200 इंटरनेशनल कैप्स दे रहे हो तो इसका मतलब है आप किसी को डेवलप ही नहीं होने दे रहे, किसी को भी नहीं डेवलप होने दे रहे, ना बैटर्स को, ना स्पिनर्स को, ना कीपर्स को, ना फास्ट बॉलर्स को। मतलब आप फास्ट बॉलर देखें, अगर हम जो पिछली लॉट थी आमिर और वहाब के बाद, तो हमने किस किस को ट्राई किया, शाहीन है, हसन है, नसीम है, रऊफ हाजर सऊफ है, हसनैन है, दानी है, एहसान उल्लाह है। मतलब आप कितने, ठीक है नो डाउट ये सब अच्छे बॉलर हैं, लेकिन हमने एक टीम का कॉम्बिनेशन बना। अभी मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो जो ऑस्ट्रेलिया के वो बॉलर हैं बड़े अच्छे, अभी कोबॉल्ट या मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो 60 टेस्ट मैच से बाहर बैठे हुए थे, 7 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस वो बाहर बैठे हुए थे। तो उनको उनके बोर्ड ने कहा कि आप शेफील्ड का जाके मैच खेलें, बजाय इसके कि आप यहाँ बाहर बैठे हुए। उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन ही चेंज किया, क्योंकि वो मैचेस जीत रहे हैं। तो वहाँ पे अगर तकरीबन 10 साल से यही 3 बॉलर्स खेल रहे हैं, तो हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क, तो ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो हमारे जो बॉलर हैं पाकिस्तान में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो इमाद वसीम के हवाले से भी बात करेंगे और राना फ़हीम अशरफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब इस्लामाबाद की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। कराची की बैटिंग को तो हमने खुल के डिस्कस किया, इस्लामाबाद की बॉलिंग के ऊपर सबसे पहले नज़र डालते हैं। इस्लामाबाद ने पहले 2 ओवर्स में काफ़ी रन दिए, लेकिन उसके बाद एकदम से कमबैक हुआ। आज नसीम शाह नहीं खेल सके, उनकी कमी भी महसूस हुई, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए इमाद वसीम की, तो इमाद वसीम आज हमें रन भी कम देते हुए और विकेट्स भी लेते हुए नजर आए। ये देखिएगा जी, फोर्ड 2 ओवर्स में 18 रन दिए, थोड़े से महंगे थे, इस वजह से इनको 2 ओवर के लिए इस्तेमाल किया गया। हुनैन शाह 4 ओवर्स में 36 रन दिए, 1 विकेट लिया। इमाद वसीम इंप्रेसिव, इमाद वसीम देखिए, आप ऐसी परफॉर्मेंसेस देंगे तो हमारा दिमाग खराब नहीं है, हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे। 4 ओवर्स में 18 रन, 1 विकेट। फ़हीम अशरफ क्या कहने राना साहब के, 4 ओवर्स में 16 रन, 2 विकेट्स। और टेमाइल मिल्स ने आज साबित किया कि उनका कंपटीशन, क्योंकि रोमान रईस के साथ है, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे थे और आज वो बैलेंस बन रहा था एक फॉरेन प्लेयर के साथ, तो रोमान बैठ गए तो इन्होंने भी परफॉर्म कर दिया। अब इस्लामाबाद के लिए कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कप्तान जो है वो बॉलिंग में बिल्कुल ठीक नहीं है। कप्तान की बात की जाए तो 2 ओवर्स कप्तान ने करवाए, 5 डॉट्स के अलावा बाकी मांदा उन्होंने तकरीबन कितनी गेंदें करवाई, 7 गेंदों पे 22 रन खाए। बैटिंग में कंसंट्रेट कर रहे हैं, बैटिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि इमाद वसीम ये अपने शहर में पहली दफा आए और बिल्कुल बुझे बुझे लग रहे थे, ना इनसे बैटिंग हो रही थी ना बॉलिंग हो रही थी। आज वैसे मुझे लग रहा था कि डगआउट में वो दुआ कर रहे हैं कि मेरी बैटिंग ना आए, लेकिन बॉलिंग में आज इमाद वसीम ने कमाल कमबैक किया। हाँ, ग्रिप हो रहा था बॉल, और हमने बताया कि स्किड भी हो रहा था बॉल, शाइन था बॉल पे, पिच सरफेस देखें तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि बॉल राइज भी हो रहा था आज। तो इसमें तो नो डाउट कि एज ए बॉलर जो है वो अच्छे बॉलर हैं नए बॉल में, और जो ऑर्थोडॉक्स बॉल करते हैं वो आउटस्टैंडिंग करते हैं। मुश्किलात होती हैं बैटर्स को, कंसिस्टेंट उन्होंने बॉल करती है। मगर मारिस पे भी आऊँगा कि मारिस ने जो बॉलिंग की है 4 for 34, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था वहाँ पर जहाँ उन्होंने बॉलें की है। और फिर रिप्लेसमेंट भी देखें रोमान रईस के लिए, तो कहीं ना कहीं टाई नज़र आ रही थी उनकी, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी। इमाद वसीम भी ज़ाहिर बात है कि काफ़ी लीगें अभी खेलते हुए आ रहे हैं बीच में, ये इंपॉर्टेंट था। मेरे ख्याल में प्रीवियस जो है टीवी पर भी बैठे रहे लास्ट वो 5-6 महीने सालों में, तो खुल के कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई है, या कुछ एक टच जो होता है ना कमबैक वाला, वो नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बॉडी लैंग्वेज देखें उनकी, बैटिंग में 2 दफ़ा 3 दफ़ा बैटिंग आई है, वहाँ पर उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग बैटिंग नहीं की, कोई एक इनिंग नहीं खेली जो आपको खेलनी चाहिए थी। क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप में ये
सबकी नज़र ये है कि मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इमाद तो रिटायरमेंट दे चुके हैं, रिटायरमेंट दे चुके हैं, मगर फिर भी मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट दे चुका था, वापस कम बैक करके आ गए वो भी पाकिस्तान में, जिसको नहीं चांस मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट के बाद कमबैक नहीं लिया, वो शाहिद अफरीदी ने लिया था। शाहिद अफरीदी ने लिया था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं रिटायरमेंट दे के वापस जाते हैं, 6 में रिटायर हो गए थे टेस्ट से, 10 पे वापस आ गए थे, फिर इसी तरह कोई 16-17 में वो ओडीआई और T20 से रिटायर हो गए थे, और फिर हमारे थोड़े यहाँ समय भी वापस ऐसी आ है गए थे। माशाल्लाह से कि जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते ना, जो रिटायर प्लेयर होते हैं, कहते हैं यार उनको अपने होना चाहिए पसंदीदा था। तो इनको मैं कहता हूँ अभी वसीम अकरम को वापस बुला लेंगे, हाँ, कहेंगे ठीक है उनको- खेल उनको सकते बोलते हैं कि यार वो हैं, इनसे वैसा तो होना बेहतर है चाहिए। वो। तो वैसी क्रिकेट भी होनी चाहिए, वैसा टेम्परामेंट भी होना चाहिए, वैसी स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए। आप एक ही फॉर्मेट पे खेलते रहेंगे एक ही क्रिकेट, तो फिर ज़ाहिर बात है अवाम जो है, लोग भी हैं, वो भी देखते रहते हैं डे बाय डे प्लेयर कितना इंप्रूव कर रहा है। तो हमाद वसीम का भी ये है कि बॉडी लैंग्वेज जो फ्रेंचाइज में थी इस दफ़ा, वो उनकी नज़र नहीं आई। अच्छा, राना साहब की बात की जाए ना, राना फ़हीम अशरफ आज उन्होंने बॉलिंग में परफॉर्म किया, कल उन्होंने बैटिंग में परफॉर्म किया, और लगता है कि हसन रज़ा की जो बातें हैं ना, उनको थोड़ा सा सीरियस ले गए, क्योंकि हसन रज़ा साहब ने उनको बड़े आड़े हाथों में लिया था, थोड़ा सा हमने भी नॉकिंग की थी, और ये कह रहे थे कि मुझे पता नहीं है कि इनका मकसद क्या है टीम में, लेकिन पिछले 2 मैचेस में वो हमें बता रहे हैं यार कि ये मकसद था थोड़ा सा, वो 5-6 मैचेस में सोया ना हूँ लेकिन अब जाग गया हूँ। देखिए फ़हीम अशरफ बड़े अरसे से, तकरीबन 7-8 साल से तो टीम के साथ हैं अब। थोड़ा सा ये भी होता है कि कभी कभी प्लेयर को ख़ुद भी जो है ना वो समझ नहीं आ रहा होता अपना रोल, कि वो क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर उनकी बॉलिंग देखें तो वो एवरेज तो नहीं कहूँगा, मतलब बस ठीक है, मीडियोकर से बॉलर हैं। बैटिंग उनकी ज़्यादा बेहतर है, अगर वो बैटिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते तो मेरे ख्याल से वो एक बैटिंग ऑलराउंडर टाइप बन सकते थे। जैसे आप अजहर महमूद की बात करें और रज़ाक के साथ कंपेयर करें, तो रज़ाक भाई जो थे जितने भी वो ऑलराउंडर आते हैं सॉरी टू से उनसे कंपेयर करते हैं सारे लोग हमारे उसकी यहाँ। वजह है ना, उस जैसे उस जैसा benchmark खेल है के ना। भी दिखाए ना। बेंचमार्क है ना सर। मैं सिर्फ वो उस जैसा खेल के भी दिखाया। मैं जो उनमें कंपैरिजन कर रहा हूँ वो डिफरेंट कर रहा हूँ कि रज़ाक भाई बॉलर ज़्यादा अच्छे थे और अजहर भाई बैट्समैन ज़्यादा अच्छे थे, जबकि बाद में जब रज़ाक भाई खेलते रहे तो उन्होंने अपनी बैटिंग को भी जो है वो बहुत अच्छा कर लिया था। अब ये एक प्लेयर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो ऑलराउंडर होता है वो उसको मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उसने अपनी फिटनेस भी ज़्यादा चाहिए होती है, उसने बॉलिंग भी करानी है, उसने बैटिंग भी करनी है, साथ में फील्डिंग पे भी जो है वो वर्कआउट करना है और अपनी ट्रेनिंग भी करनी है। तो अगर तो फ़हीम अशरफ उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं जहाँ पे दूसरे ऑलराउंडर्स करते हैं और वो उतनी मेहनत करते हैं, तो फिर वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस ना होती जो कभी कभी होती। अगर तो वो अपनी क्रिकेट के ऊपर सही कंसंट्रेट करते और उस तरह की मेहनत करते, उस प्रोसेस से आते जिस प्रोसेस से बाकी प्लेयर्स जो है दुनिया के वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी जो ये इन एंड आउट होना था ये ना होता। और एक वो जो है जैसे आमिर जमाल को जैसे ही वो वैक्यूम मिला, वो जगह मिली उन्हें, उन्होंने वो पुर कर दी। ये आमिर जमाल आप 2-3 साल पहले भी उनको खिला सकते थे, लेकिन वही बात है कि हम फ़हीम अशरफ को देख रहे थे, टाइम दे रहे थे। मेरे ख्याल से उनका टाइम शायद अब ख़त्म हो गया और आमिर जमाल ने वो जगह बहुत अच्छी तरह पकड़ ली है। ऐसे ही आमिर जमाल ने वो जगह पकड़ लिया। और इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का बैटिंग कार्ड देखा जाए और देखा जाए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज क्या कुछ किया है, उनके किस बल्लेबाज ने कैसी बैटिंग की। वैसे आज एलेक्स सेल्स के जो शॉट्स थे, मैं खुद ग्राउंड में था, वो ऐसे शॉट्स थे कि पुराना एलेक्स सेल्स हमें नज़र आ रहा था, लेकिन एकदम से आउट हो गए। मनरो 9 रन बना सके 11 गेंदों पर। एलेक्स सेल्स 18 in 13 डिलीवरीज। सलमान अली आगा 33 in 30 डिलीवरीज एंड शादाब खान 34 in 26 डिलीवरीज। आजम खान 9 in 8 डिलीवरीज एंड हैदर अली 26 in 16 डिलीवरीज। फ़हीम अशरफ 12 in 8 डिलीवरीज। फ़हीम अशरफ ने आज भी 12 रन बनाए। सर हैदर अली, हसन भाई हैदर अली के ऊपर बात करूंगा क्योंकि बाकी तो सारे ही परफॉर्म करते रहे, लेकिन हैदर अली एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि किसी ज़माने में हॉट केक होते थे पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन आज उनको मेरे ख्याल है दूसरा या तीसरा मैच मिला है और वो 26 रन में वो झलक नज़र आ रही थी जो हैदर अली एक ज़माने में पिशावर ज़ल्मी से उन्होंने डेब्यू किया था और धूम मचाई थी। एकदम से टीम में आए, फिर उसी तरह से निकल गए, जितनी तेज़ी से टीम में आए उतनी तेज़ी से ही निकल गए, लेकिन आज उनकी इनिंग्स में दमखम नज़र आ रहा था। 16 पे 26 रन किए उन्होंने। दमखम इसलिए नजर आ रहा था कि उनकी बारी आ गई, आज शुक्र करें वो, क्योंकि आजम खान खेल रहे हैं जिस तरह फिनिश करते हैं। 14 बॉल पर 29 नहीं खेल ही नहीं रहता ना, इनकी जगह जॉर्डन कॉक्स खेल रहा था। मगर फिर भी बैटिंग थोड़ा बॉल्स आपके पास आनी चाहिए ना। मैच की सिचुएशन देखें किस तरह की थी आज वो, कि उनको बॉलें मिल रही थी, एंड पे भी साथ में खेल रहे थे बैटर्स, और 2 पार्टनरशिप जो लगी है वहाँ से एक 150 रन थे। मगर अगर रन रेट और थोड़ा ज़्यादा होता तो वहाँ पर और उनकी टेस्टिंग टाइम होता, मगर फिर भी थोड़ा सा स्किल्स उन्होंने अपनी दिखाई, अपने शॉट्स दिखाए। इससे पहले भी देखें आप कराची किंग्स में खेलते रहे, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी में खेलते रहे, काफ़ी परफॉर्मेंसेज इनको देखने को मिली। एज ए ओपनर आए हैं और उस नंबर पर खेल रहे हैं। यही होता है कि जब आप अपना ग्राफ अच्छा नहीं करेंगे, बैटिंग को इंप्रूव नहीं करेंगे, शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं करेंगे, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे ना। बिल्कुल ऐसे लेंगे, क्योंकि कितनी इनिंग्स हो गई हैं। T20 फॉर्मेट आपने खेला, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की, इंग्लैंड टूर पे आप गए थे, काफ़ी चांसेस मिले इनको,
हम ये कहते हैं कि ये ऑन पे शॉट खेल रहे हैं। अभी आज क्रिकेट में शायद समझ आई है, किसी ने समझाया है कि लॉन्ग ऑन पे भी छक्का मारते हैं सामने। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ। फिर वो रिजा हेनरी का देख लें आप, वनडे डिसन को देख लें आप, बाबर आजम को देख लें, क्वालिटी बैटिंग हुई है जितनी भी सेंचुरियाँ की उन्होंने। और उसमें सबसे ज़्यादा फरहान को देखें, उनके शॉट्स अगर आप देखेंगे वो भी सामने खेल रहे हैं, इनसाइड आउट भी खेलते हैं। बैटिंग स्किल्स के लिए आपको एक ही शॉट नहीं खेलना है प्रोफेशनलिज्म में, आपने चारों तरफ ग्राउंड के शॉट्स खेलने हैं और जहां बॉल आती है वहां पर हिट करेंगे तो ज्यादा हैदर अली में सर टैलेंट तो है, लेकिन मेरे ख्याल में टैलेंट के उसको साथ साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, वो देखिए ना, एग्जीक्यूट तब करेंगे कि जब आप क्रिकेटिंग शॉट खेलेंगे। जब आप क्रॉस खेलते रहेंगे तो वहां तो फिर आपको पता है ब्लॉक हो जाते हैं। और फिर अभी तो ये पीएसएल चल रही है, पाकिस्तानी पिचेज हैं, फिर हम न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां पर मुक्के लग रहे होते हैं। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं क्रिकेटिंग लैंग्वेज में ये बता रहा हूँ कि फिर आप डरे होते हैं कि यार वो मार्बल लगा दो उनको बैट्समैन में बैटिंग करने के लिए, इनको गीली पिचों पर गीला बॉल करके बाउंसर की प्रैक्टिस करवा दो। तो क्रिकेट में जितनी जल्दी बैटिंग में टेक्निक अच्छी करेंगे उतना इंप्रूव होगा, उतना आपका वर्ल्ड में नाम होगा। फिर हम विराट कोहली और दीगर वर्ल्ड के प्लेयर्स हैं, फला ऐसी तारीफें उन लोगों की नहीं करते दुनिया, इसलिए कि वो डे बाय डे इंप्रूव करते हैं। ठीक हो गया। डू यू एग्री कि हैदर अली को अब समझ आ चुकी है, या एक इनिंग से हम फिर जो है वो, क्योंकि कल दिल बर्दाश्त ना हो जाए इस वजह से एक दो मैचेस और देखने चाहिए? नहीं, इतनी जल्दी तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको समझ आ गई है कि वो बैटिंग कैसे करनी है। अगर इतनी जल्दी उनको समझ आनी होती तो पहले से जो वो 3-4 सालों से कर रहे हैं तो वहाँ पे भी समझ आते। लेकिन अगर वो समझ गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टैलेंट उनमें है, स्किल्स को डेवलप करना है और ज़्यादा। हसन भाई ने जैसे बात की कि क्रॉस ऑफ द विकेट जो है, स्क्वायर पे आप कितनी शॉट्स खेल लोगे, कोई तेज़ बॉलर आएगा, कोई ज़्यादा टर्न हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो आप पकड़े जाओगे। स्ट्रेट शॉट जितनी भी आप खेलते हो, अच्छे बैट्समैन की निशानी यही होती है कि वो स्ट्रेट पे कितना अच्छा खेलता है। क्रॉस पे तो बॉलर भी बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं जो बॉल उनको मिल जाता है। तो अगर उनको अभी इसलिए भी समझना होगा क्योंकि जैसे जैसे क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, प्लेयर्स भी अच्छे आ रहे हैं, पाकिस्तान के पास भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखें, मेरे ख्याल से 6 महीने या कितने हो गए ये टीम से बाहर हैं। एक दफ़ा टीम में आना जो है वो मे भी मुश्किल हो, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है, सर्वाइवल ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि टू बी नंबर 1 इज़ ईजी बट टू रिमेन नंबर 1 इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वो चीज़ इनको भी थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड सोचनी पड़ेगी कि यार मेरे में क्या कमी है। सबसे जो अच्छी बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, क्योंकि हनीफ मलिक लगे हुए हैं और वो जो है हनीफ भाई जी, और वो माइंड पे ही काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, खुद वो एरर से गुजर चुके हैं। उनका तो एक स्टूडेंट कहता है अगर आप 40 माले की इमारत पे खड़े हो ना और आप कहें हनीफ भाई अगर मैं यहाँ से छलांग मारूं तो क्या होगा, कुछ नहीं, मार के देख ले। मार के देख ले, पता चल जाए, वो कॉन्फिडेंस देते हैं, मार के देख ले। बहुत अच्छी बात है कि हनीफ भाई इनके साथ हैं, और मेरे ख्याल से अगर जो थोड़ा सा आज फ्लेवर नज़र भी आया है तो वो शायद इनके ऊपर कोई काम करे, क्योंकि कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने यही कहा था कि मेरा मेन फोकस अब हैदर अली है कि मैं इसी पे काम करूंगा। तो आई बिलीव शायद उनकी बात उनको थोड़ी सी समझ अच्छी गाइडेंस है, अच्छी चीज़ है कि ताकि मोटिवेशन मिलती है आपको। और कोई प्लेयर जो स्टिक से करवा रहे हैं आजकल, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो वर्किंग कर रहे होते हैं बैटर्स के साथ, उनकी वीकनेस को देख रहे होते हैं, तो ये आज नजर आया उनके शॉट्स खेलने में कुछ ना कुछ अपने आप पे वर्क कर रहे हैं हैदर अली। ठीक हो गया। लेट्स हैव अ लुक एट द बॉलिंग कार्ड ऑफ कराची किंग्स। कराची किंग्स में आज मीर हमजा को पहले 2 ओवर्स में 22 रन लगे, लेकिन उन्होंने एक विकेट भी हासिल की और उसके बाद मीर हमजा आज ऐसा लग रहा था जैसे पर्थ में खेल रहे हैं या होबार्ट में खेल रहे हैं। जिस तरह की बॉल उनकी राइज हो रही थी, जिस तरह का उनको सीम एंड स्विंग मिल रहा था। मीर हमजा एक्सपेंसिव ज़रूर लाए लेकिन 3 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। 4 ओवर्स 41 रन्स एंड 3 विकेट्स विद द इकोनॉमी ऑफ 10.25। मुज़र अब्बानी, व्हाट अ ब्रिलियंट बॉलर ही इज़। 4 ओवर्स 24 रन्स 1 विकेट। लेकिन मुज़र अब्बानी की बॉलिंग देख के मज़ा आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा गलती की है इन्होंने। जिम्बाब्वे में ना ही पैदा होते तो ठीक था, किसी और मुल्क में पैदा हो जाते। हसन अली 3.4 ओवर्स 31 रन्स 9 विकेट, कल के हीरो आज के 0। जायद 4 ओवर्स 30 रन्स 1 विकेट और नवाज 3 ओवर्स 24 रन्स एंड 8 की इकॉनमी है इनकी। सर कोई हमजा के अलावा और मुज़र अब्बानी के अलावा हसन भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर हम बात करें? अच्छी बॉलिंग की आज, बाकी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे तनकीद ज़रूर हो सकती है लेकिन बात नहीं हो सकती। देखिए बात हो सकती है, हम तो एक राय दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, यही चीज़ होती है कि हसन भाई एक बात बताएं, सच्ची बात दिल पे हाथ रख के। पीएसएल को हम कहते तो ये ऐसा ब्रांड है कि हर साल 2-3 बॉलर दे देता है, 150 जो क्लिक करते हैं और 145 क्लिक करते हैं और सेंसेशंस आ जाती हैं। अभी जो कराची की बॉलिंग का हाल है ये, मतलब आपके क्लब, किसी क्लब की बॉलर्स भी ना इस बॉलिंग से ज्यादा तगड़े होते हैं। अगर होते हैं, no किसी को कराची वाले को मेरी बात पसंद ना आए तो ना आए, लेकिन सच यही है। नहीं, मैच जीतेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, आप स्टैट अच्छे निकालें। टीम का हमने बताया 1 साल होता है आपके पास, पूरा साल फ्रेंचाइज के पास प्लेयर को पिक करने का। बहुत सारे फास्ट बॉलर्स पीछे आ रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे देखें इतने सारे आउट किए हैं, सीजन में आउट किए हैं काफ़ी, अभी मैचेस हुए हैं रिसेंटली डोमेस्टिक में।
अपना ग्राफ ऊपर करना पड़ता है। अब शाहीन और हारिस और नसीम शाह कब तक खेलते रहेंगे आप? आगे क्रिकेट भी खेलनी है आपने, तो उसके लिए आपको 10 साल की क्रिकेट है सर। आपको फास्ट बॉल्स को जो है वो अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा। हारिस आपको राउफ की नहीं, मजर नसीम शाह की। यार 22-23 साल के हैं कितने साल के नसीम शाह। वो तो हैं। हारिस राउफ की बात नहीं कर रहा, वो तो खत्म हो गए। नहीं, मैं थोड़ा किसी सा और रिदम के बनाए। बारे में सोच रहा था कि वो भी शायद आप कहने लगे थे कि इतने कौन साल कौन के बताएं सर। वो जो आजकल कैप्टन है हमारे T20 के, मैं समझे शायद वो भी 23 साल के हैं। शाहीन शाह शाहीन शायद आपको हाँ लिखवाया तो 23 का। हाँ लिखवाया है उन्होंने। हैं भी छोटे यार, वैसी बात है। चलें, फिर भी फिटनेस लेवल तो रहना चाहिए ना आपका। 23 हो या फिर 32 हो, मगर फास्ट बॉलर पे जो है ना फास्ट बॉलर को फिर मुझे वो पुराने रजाक भाई वाली बात याद आएगी सारे प्लेयरों की। जब एजों का मामला आ जाएगा तो सारा एक फॉर्मेट ऐसा हो ना सर जिसमें 4 ओवर का फॉर्मेट हो और एक बॉलर ने 1 ही ओवर करवाना हो, तो वो मेरे ख्याल फॉर्मेट शाहीन शाह अफरीदी के लिए 20 साल तक खेल सकते हैं, क्योंकि वो 1 ही ओवर के बॉलर हैं। कई जगह पे मेरे से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखें आप, एक तो जब वो इंजरी से वापस आए उसको काफ़ी टाइम हो गया, वो तो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो इंजरी से अभी वापस आए, क्योंकि इंजरी के बाद उन्होंने एशिया कप खेला, वर्ल्ड कप खेला, उन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेली, न्यूजीलैंड की खेली, बीच में 3-4 लीग्स खेली और अब जाके PSL खेल रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैं बीइंग अ फास्ट बॉलर, मैं भी फास्ट बॉलर रहा हूँ, हम कितनी क्रिकेट खेल सकते हैं? मतलब अगर हमें सिर्फ पैसों का ही सोचना है तो फिर तो मेरी क्रिकेट बहुत कम है। 3-4 साल 5 साल दैट्स इट। उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं। नया प्लेयर आ जाएगा जो एनर्जेटिक होगा, आपसे ज़्यादा एंथुजियास्टिक होगा, वो आपकी जगह ले लेगा। अगर आप इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो नीचे ही आएगा। एक बॉडी है, बॉडी बॉल कराना मसला नहीं है, बॉडी आपकी बॉल करा लेती है। इफेक्टिव बॉलिंग जो है वो वहाँ पे बॉडी आपको आपका साथ नहीं देती। तो ये थोड़ा सा इनको खुद सोचना चाहिए होगा। जैसे हम वर्ल्ड कप में भी ये बात कर रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थे, पैट कमिंस हो गए, स्टार्क हो गए, हेजलवुड हो गए, उन्होंने पूरा साल कोई लीग नहीं खेली क्योंकि उन्हें पता था कि वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया। ये होता है प्रोफेशनलिज्म और ये होता है अपने कंट्री के लिए सोचना कि मेरे लिए इसमें जो है वो पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए अपनी परफॉर्मेंस, अपनी फिटनेस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं अपनी मुल्क को जिता सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ तो ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ NOC ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुल्क से। NOC मिल जाए, बाकी मुल्क का देखा जाएगा, बाद में कोई सिफारिश लड़ा लेंगे। फिर जिस वही तरह हारिस राउफ हाथ पकड़ के आगे जी कि देखिए मैं ना, आपकी मीटिंग में आया हूँ चेयरमैन साहब, अब मेरे साथ एक ज्यादती हुई है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। यार प्लेयरों को डर भी तो लगता है ना, देखें प्लेयरों को डर भी तो लगता है उनका जो कि शायद है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, खबरें ये आ रही हैं कि वो वापस बहाल हो जाएगा। आपकी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है 1 महीने में, आपके चेयरमैन चेंज सर हो जाते शफकत साहब हैं, गुस्सा करें, तो इसीलिए तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर वक्त हुआ ज्यादा, एक शॉर्ट सी कमर्शियल कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हारिस राउफ की अधूरी बात है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात कर रहे थे हारिस राउफ के हवाले से। हारिस राउफ साहब, सर वो चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई, तो खबरें ये आ रही हैं कि वो हाथ पकड़ के वहाँ पे चले गए, बेचारे इंजर भी हैं, तो सिफारिशें भी करवाई। यार देखें मैं तो इंजर हूँ लेकिन कितना अच्छा बच्चा हूँ कि मैं आपकी मीटिंग में आ गया हूँ। फिर चेयरमैन साहब ने वहाँ पे क्लास भी ली कि दयानतदारी का और करप्शन से दूर रहने का, और बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए। और हारिस राउफ ने सिफारिश भी करवा दी मीनवाइल कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, वहाब साहब थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, हफीज़ साहब कर गए, तो ज़्यादती हुई है मेरे साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट वापस दें। हालांकि कोहली के बराबर रन जो है ना माशाल्लाह से उन्होंने बनाए। रन मशीन बोल रहे हैं सीधा रन मशीन में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए क्रिकेट पे। मैंने पहले भी कहा है कि आप लाहौर के अंदर के जो है वो टैलेंट हंट प्रोग्राम में आए, वहाँ से परफॉर्मेंस दी आपने। एक फ्रेंचाइज ऐसी थी जहाँ आपको इंट्रोड्यूस किया गया, फिर आप पाकिस्तान खेलें, मगर मजीद आपको जो है इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और फिटनेस लेवल पर ध्यान देना चाहिए। देखें पैसे आते रहेंगे ज़िंदगी भर, 12-13 लीगें हो गई हैं आजकल के दौर में। मेरे ख्याल में आइंदा 5 सालों में आगे अगर जाएंगे ना फ्यूचर में, तो मुझे लग रहा है 10 लीगें और T20 ऐड हो जाएंगी, जितनी एसोसिएट की कंपनी टीमें आ रही हैं और वहाँ पर खेल रही हैं आगे। तो क्रिकेट तो बहुत मिलेगी आपको, मगर तब मिलेगी कि जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और फिटनेस लेवल अपना अच्छा रखेंगे। तो ये तो PSL चल रहा है, उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया में लीग खेली, हर जगह खेली। और चेयरमैन साहब अभी आए नए, उनको मैंने बताया कि पॉलिटिक्स एरर से आए एक जगह, और अगर पॉलिटिक्स क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है अगर वो उनको समझ आ गई तो क्या बात होगी, फिर वो ऑलराउंडर हो जाएंगे। फिर ऑलराउंडर हो जाएंगे, फिर उनको पता लगेगा कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स क्या होती है, क्रिकेट में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे जहन में भी नहीं थी। और यही चीज़ें इसलिए उन्होंने मीटिंगें दी हैं प्लेयरों से, प्लेयरों को भी वो जानते नहीं है क्रिकेटर को। मजीद जब एरर में PCB में रहेंगे सबका पता लग जाएगा। मैं स्टार्ट आपसे ही करना चाहता हूँ जी, मुझे ये बताएं कि उस्मान तारिक का एक्शन हो गया रिपोर्ट, ठीक है, और उस्मान तारिक के हवाले से कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी तरीके से बॉलिंग करते हैं, मैंने आपको इल्लीगल क्या बोला बॉलिंग, था मैंने, ठीक है। हाँ, तो अब मैं उसमें तफसीलन बात करना चाहता हूँ। क्या आप समझते हैं कि उनका एक्शन मशकूक है? इस लुक लाइक जिस तरह से बॉलिंग एक्शन आए बहुत सारे हमने अपने करियर में देखे हैं। पॉल एडम की बात करें, रॉन्ग वन की बात करें, ऑफ स्पिनर की बात करें,
मुरलीधरन जैसे लेकिन bowlers को सिर्फ भी देखने तो नहीं लग सकता ना कि नहीं कौन नहीं गैर नहीं, कानूनी। नहीं देखें वो थोड़ा सा रुक के बॉल कर रहे हैं। जब रुक के bowler- तो हफीज भी करते थे। रुक के करते थे, इतना नहीं करते थे, हाथ को रोकते थे, स्टेप लेते थे पूरा जाके, फुट से स्टेप अच्छा, लेते थे। रुकने का इशू नहीं है, हाँ रुकने का डिग्री का भी है। पीसीबी ये बता रहा है कि डिग्री का इशू है। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, डिग्री का इशू है। और डिग्री का यही होता है, रिस्ट से बॉल कर रहे हैं या अपने शोल्डर से बॉल कर रहे हैं, दो चीज़ें होती हैं। यही है कि मेरे ख्याल में, और पहले भी वो सस्पेंड हो चुके थे बीच में तो। और मैंने ऐसे भी बताया कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर है आपका कज़ाफ़ी स्टेडियम में, इतने सारे क्वालिफाइड कोचेज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं। और मजीद नवाज़ के अलावा, उसामा मीर के अलावा और पता नहीं और मुझे स्पिनर कोई नज़र नहीं आ रहे। टेस्ट टीम में 2 स्पिनर हैं आपके, अबरार तो खेलते हुए हैं, नेशनली खेलते हुए हैं, कैरम बॉल करते हुए आ गए, और वो भी कहीं नज़र नहीं आते। वो बीच में डोमेस्टिक में आउट किए हैं सिंध की टीम में, तो इसलिए वो नजर यहाँ पे आ गए। वो प्लेयर ही नहीं आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। और डिग्री में ये होता है कि आप जो इतनी सारी एकेडमी में लगाएं, वहाँ पर कोचेस सिखाएं, बताएं कि यार ये एक्शन आपका मशकूक हो सकता है आइंदा फ्यूचर में, 1 साल बाद, 2 महीने बाद जब आप टीवी पे बड़े मैचेस खेलेंगे। तो क्लब क्रिकेट से ये लड़के खेलते हुए आते हैं और इनको कोई इतना गाइड करने वाला नहीं है चीज़ों में, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। सर, योर टेक ऑन दिस? देखिए, अब अगर उनका डिग्री के हवाले से रिपोर्ट हुआ है तो ये एक थोड़ा सा बैड लक है और हार्ड लक है। अब रिपोर्ट भी वो पीएसएल में हो गए हैं, ठीक है, हम डोमेस्टिक में कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर है ये इंटरनेशनल एक इवेंट ही समझ लें कि हो रहा है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। अच्छा, ऐसा ना होता कि पीएसएल जारी है, इनको पीसीबी वाले उठा के ले जाते ज़रा एनसीए में, इनकी डिग्री चेक करवा लेते कि इंस्टेड ऑफ कि आपने हेडलाइन बना दी पूरी दुनिया में कि उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, वो गैर कानूनी तरीके से बॉलिंग करवा रहे हैं। नहीं देखें, ये तो ऑलरेडी डिवीजन खेलते रहे ना, डोमेस्टिक भी खेले। डिवीजन खेलते रहे, देखें अभी नजर पे वहाँ पर ही पूरी पिछली बार दुनिया ने अभी देखा उनको, ठीक है, अभी उनके एक्शन पे बात हो रही है। तो मसला ये था कि इन पे रिपोर्ट लगाने से पहले ये था कि आपको ले जाते, 4 घंटे लगते हैं लाहौर में, या बल्कि जहाज नदीम उमर साहब को कहते करके देते। कौन पीसीबी पूछता है सर, इतना टाइम कहाँ होता है? सर अपना टैलेंट जाया कर रही है ना पीसीबी। सईद अजमल को 2003-4 में सस्पेंड हुए थे वो डोमेस्टिक में, उसके बाद पीसीबी, आप फिर ये कहना चाह रहे हैं हसन रजा साहब कि पीसीबी मास्टर है अपना टैलेंट जाया करने में? बिल्कुल मास्टर है, मैं कहूँगा बिल्कुल मास्टर है। और प्रीवियस भी देखें कैरियर में इतने सारे प्लेयर्स टैलेंटेड हैं, फिर ऑफ स्पिनर के नाम लूंगा तो गिनाना शुरू कर दूंगा, गिनती खत्म हो जाएगी मेरी, जो सस्पेंड होकर बिल्कुल बाहर हो चुके हैं और बाहर हो गए, आज तक नजर भी नहीं आया मंजर यहाँ पे, उन पर काम नहीं किया गया, उन पर वर्क नहीं किया गया। तो जो प्लेयर्स यहाँ पर ग्रास लेवल पे खेल रहे होते हैं, वहाँ से ये क्लब क्रिकेट में आते हैं, ग्रास लेवल पे खेलते हैं, टूर्नामेंट्स खेलते हैं पूरे पाकिस्तान में जाके। तो ये पीसीबी का काम है वहाँ पर देख के इनको खिलाएं, और लीगें भी खेल रहे हैं। अब ये 2 लीगें ऑलरेडी खेल चुके हैं, तीसरी इनकी लीग थी फ्रेंचाइज की जो खेल रहे हैं, उसमें आपने अगर सस्पेंड कर दिया इनको तो फिर ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम होगी इनके लिए। सर आप लोग, पीसीबी के पास बहुत पैसा है ना? बिल्कुल, आप लोग तो पैसा बाहर हैं यार। किस तरह? 120 बच्चों को आपने सिलेक्ट किया, उनके रिस्क टेस्ट हुए, उनके मेडिकल हुए, और अभी पता चल रहा है कि जिशान नादिर और वो जो 3 जो है लोग पीसीबी से आए थे, वो सारे नायल थे कि वो 120 बच्चों को आपने रिजेक्ट कर दिया। और वो 120 बच्चे मेरे ख्याल है कितने जोन्स में डिवाइडेड थे ना, कुछ 4 जोन में डिवाइडेड थे, 30 बच्चे एक जोन में थे। तो ये अब वापस रिसाइकल होगा, वापस ट्रायल्स होंगे, वापस रिस्क टेस्ट होगा, वापस मेडिकल होगा। अरे भाई पीसीबी है, ख्याल कर ले जिशान भाई इसका। बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, क्योंकि कल ही ये ट्रायल्स दोबारा हो रहे हैं अंडर 19 के, और सिर्फ इस्लामाबाद रीजन के हो रहे हैं, ओरिजिन से नहीं हो रहे, ओरिजिन के नहीं हो रहे। मैं थोड़ा सा इसको इस्लामाबाद रीजन में देखें, मेरी बात सुने ना जिशान भाई, आप एक साइड के, शेख साहब दूसरी साइड के, जो भी है ना पिच प्लेयर है। नहीं, आपने बहुत अच्छा, ये बिल्कुल ये डिस्कस होना चाहिए था। आप मुझे, मैं थोड़ा सा भी आपकी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एज ए इस्लामाबाद का कोऑर्डिनेटर था, ये ट्रायल्स ले रहा था, और मेरे साथ 3 पीसीबी के सिलेक्टर्स थे, जिनमें तौसीफ अहमद साहब, असलम शेख साहब और मुजाहिद हमीद साहब। तौसीफ अहमद को छोटा नाम तो नहीं है ना? एग्जैक्टली। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस पे पहले तो इन 120 बच्चों का रिस्क टेस्ट हुआ, जिसके लिए आपने एक लेबॉर्ट्री हायर की। ये सिलेक्टर जो थे वो 10 दिन इस्लामाबाद में रहे, ये ट्रायल्स लिए, क्योंकि अंडर 13 के भी थे, 16 के भी थे, 19 के भी थे, तो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। उनके लिए यहाँ पे होटलिंग और उनकी अकोमोडेशंस और जो भी उनका सारा खर्चा वो भी हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने 10 दिन जो है ये ट्रायल्स लिए, और कल एक दफ़ा दोबारा ट्रायल्स हो रहे हैं। सबसे पहले अगर आप ये ट्रायल करवाते हैं, मैं पीसीबी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले उनको सारे सिलेक्टर्स को सैक करें। अगर उन्होंने गलत सिलेक्शन की है तो उनको आप सैक करें, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पे गलत सिलेक्शन की तो उन्होंने जहाँ जहाँ पे सिलेक्शन की वो सब गलत है, और अगर उन्होंने यहाँ पे ठीक सिलेक्शन की है तो इस चीज़ का क्या मकसद है कि आप दोबारा से जो है ना वो एक ट्रायल्स ले रहे हैं। पे बेसिकली दूसरी पार्टी से भी हमने बात की, मैंने शेख साहब से डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन 1-2 लोगों से मैंने
पोजीशन उनकी पूछने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेसिकली ना वो 120 बच्चों में से हमारे बच्चे बहुत कम थे और 120 बच्चों में अगर डायमंड के बच्चे आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर तो 120 हो ही नहीं सकते ना। फिर हम इस्लामाबाद क्रिकेट को छोड़ के हम फिर डायमंड क्रिकेट कर देते हैं। नहीं, डायमंड 120 क्रिकेट में तो होंगे ना सर। इस्लामाबाद क्रिकेट सर फॉर मैं मानता ही डायमंड नहीं हूँ कि 120 में से डायमंड के बच्चे ना हो, टैलेंटेड बच्चे वहाँ। नहीं, उनके बच्चे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि उनके बच्चे नहीं। और अगर लेट सपोज अगर उनको कोई ऐसा शिकायत भी है कि उनके बच्चे नहीं है तो आप सिलेक्टर से पूछे ना। सिलेक्टर्स पीसीबी के थे, हमारे कुछ जाती सिलेक्टर नहीं थे, वो पीसीबी से आए हुए थे और उन्होंने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन नहीं की, उन्होंने सवाबी में की, मर्दान में रात की, का टाइम दीर है, में नहीं की। तो हम शेख साहब को भी कॉल कर लेते हैं। शेख साहब शायद इस वक्त बिल्कुल नहीं available डेफिनेटली होंगे, आपको लेकिन करनी चाहिए। सवाल ये है आपसे भी उनसे भी जब उनको प्रोग्राम मिलेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल है रात के टाइम तो अवेलेबल नहीं होंगे। नहीं, वो कि available होते हैं। 120 लोगों का क्या होगा जो सिलेक्ट हुए। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अभी ये जो कल ट्रायल्स होंगे इसमें हर जोन के लेट सपोज अगर आप 5-5 बच्चे भी डाल देते हैं तो ऑलरेडी हमने 30-30 सेलेक्ट किए हुए, जिनसे आगे स्क्वाड बनेगा 20 का, उसमें से भी 10 बाहर होंगे। दैट मीन्स के उन 10 को छोड़ के अगर 5 या 6 या जितने भी हर जोन से सिलेक्ट होते हैं तो वो 6 भी बाहर होंगे। आपने पैसे भी ज़ाया किया, आपने टाइम भी ज़ाया किया। देर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस एक्सरसाइज वंस अगेन, क्योंकि इट हैज़ बीन ऑलरेडी डन बाय पीसीबी। इसके ऊपर इतना पैसा लगा, टाइम लगा, सब कुछ लगा। और फिर मैं वहीं पे क्वेश्चन रखता हूं, अगर आप ये दोबारा करवाएंगे तो सबसे पहले जो है उन सिलेक्टर्स को आपको सैक करना पड़ेगा। ये पहले भी 2-3 दफा कैंसिल हुए थे। देखें आप, चेयरमैन साहब बोर्ड चेंज हुआ, फिर अंडर 16 एंड 13 रुक गई और उसके बाद इलेक्शन आ रहे हैं, फला चीज़ रुक गई, फला चेयरमैन आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नुकसान सिर्फ जो है प्लेयर का होता है, उसका एयर जो साल है वो ज़ाया हो जाता है इसमें। नुकसान पीसीबी का भी होता है। पीसीबी का तो देखें पैसा लगता है, 10 दिन में होटलिंग होती है, सारे मामलात होते हैं, वो तो कोई ना कोई फॉरेन कंट्री से रोज आता रहता है, उसमें क्या होता है, कोई मसला नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम आई है, न्यूजीलैंड के लोग आए हैं, सीरीज आ रही है। 120 बच्चे का मेडिकल टेस्ट करवाना, मेडिकल टेस्ट करवाना, उसका तो बड़ा खर्चा है हसन भाई। इट्स नॉट अबाउट कि एक बंदे को आप अकोमोडेट कर रहे हैं, 120 बंदा है और फिर वो 120 बंदा तैयार होकर अपने घर में बैठा हुआ है कि हम अंडर 19 में जो है जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, फिर कल पाकिस्तान खेलेंगे, वो अपने प्लान बना रहे होते हैं अपने नज़र में, बीच में कि मैंने ये खेलना है। आपको मैं थोड़ा सा और ये करूं, ये 120 बच्चे अंडर 13, 16 के और 19 के मिक्स नहीं है, सिर्फ अंडर 19 के हैं। सिर्फ 19 आपको एक इतने से इस्लामाबाद में 120 बच्चे अंडर 19 के मिल गए और उसके ऊपर आप दोबारा ट्रायल करके, मतलब क्या जाहिर, क्योंकि जिस ट्रायल में मैं मौजूद था, अब मेरे ख्याल से देयर वर अबाउट लाइक 600 प्लस किड्स अंडर 19 के, टोटल मिला के 600 से ज्यादा बच्चे थे, उसमें से 120 बच्चे हमने रखे हैं। तो ये कैसे दोबारा हो सकता है कि आप जो है ना वो ट्रायल लें। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी जब इंटर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स हुए, 3 जोन के ट्रायल्स हो गए हैं, वो हुए तकरीबन दिसंबर में, दिसंबर में नहीं, फरवरी के 3rd वीक में हुए हैं। और एक जोन के ट्रायल रहते थे जो आज हुए और वो जो है तकरीबन 2 हफ्ते बाद हो रहे हैं। मतलब अब उसके लिए आपने पूरा पैनल भी चेंज कर दिया, सिलेक्टर्स का पैनल। अब वो 3 जोन के ट्रायल जो हैं वो किसी और सिलेक्टर के पैनल ने लिए, एक जोन के ट्रायल किसी और सिलेक्टर ने लिए। ये बच्चे जो है ना हमारा फ्यूचर हैं। जैसे हमने बताया ना कि बॉल पिकर और थ्रो डाउन में जो आते हैं लोग, सारे एसोसिएशन में होते हैं। फिर ये आज देखें पीएसएल हो रही है, 2 बच्चों ने कैच पकड़े। एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों की, जो पेरेंट्स होते हैं वो एक इजाज़त देते हैं आपको 1 या 2 साल खेलने के लिए कि आप कुछ सीख रहे हैं क्रिकेट में जाके, या कोई आप ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी लेवल पे जा रहे हैं। और ये डिसअपॉइंट होती है बहुत कि बार बार बच्चे आ रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर फॉर्म भरवा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये चीज डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि जिशान लोग ठीक हैं या शेख साहब ठीक हैं। प्लेयर के साथ मुझे तो उन 120 लड़कों के साथ हमदर्दी है जी कि जो सिलेक्ट हो के उनमें से मेरे ख्याल 40 भी वापस शायद सिलेक्ट ना हो। बिल्कुल, तो वो 80 की तो उम्मीदें टूट गई ना, 80 की टूट गई। और हर बच्चा सियासत की नजर हो गई। हर बच्चा जब अपनी स्टडी भी कर रहा होता है, स्टडी छोड़ के ग्राउंडों में जा रहा है, फिर स्कूलों से चला जाता है, वहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि आपने क्या किया, क्या सीखा, कौन से लेवल पे खेले। तो ये एक सेटबैक होता है बहुत बुरा पाकिस्तान में। तो इसको मेरे ख्याल में पॉजिटिव लेना चाहिए और बच्चों को मौके देने चाहिए। एक और चीज़ भी मैं इसमें थोड़ा सा बताता चलूँ कि जैसे आपको पता है सारी सिचुएशन का कि जो इस वक्त केसेस हैं वो कोर्ट में हैं, जिसका फैसला जो है वो इंशाल्लाह करीब जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हियरिंग में आप देख लेंगे। अगर नेक्स्ट हियरिंग में शेख साहब यहाँ से चले जाते हैं और दोबारा इलेक्शन की कॉल दे देते हैं, 120 बच्चे को तो जब इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए जब नए लोग आएंगे वो भी बोर्ड को कहेंगे कि जो सिलेक्शन उन्होंने की वो ठीक नहीं थी, अब आप दोबारा करवाएं, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। फिर आपको उनकी बात भी माननी पड़ेगी और ये प्रैक्टिस आपको दोबारा करनी पड़ेगी। लिहाजा ये ट्रायल कल है और मेरी बिल्कुल पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि इन ट्रायल्स को कैंसिल कर देना चाहिए और ये ट्रायल नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत। 1,80,000 रुपए के टेस्ट हुए हैं,
1,80,000 रुपए के। लैब में तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन डेफिनेटली उनके साथ मैं कम्युनिकेशन मेरी थी। हमने सिर्फ इनके नहीं लिए, हर जोन के। चलें जी, अल्लाह करे कि वो 120 बच्चों का कुछ मामला ठीक हो। जरा हेड टू हेड रिकॉर्ड दिखाइए जी कल के मैच का। बिल्कुल मेरा ख्याल है हमारे पास सिर्फ प्रिडिक्शन लेने का टाइम बच चुका है। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी के साथ। बाबर आजम की टीम कल टकराएगी सरफराज अहमद के साथ। और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 23 मैचेस के लिए ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ 12 मैचेस जीते हैं ज़ल्मी ने, 10 मैचेस जीते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। और स्टार्ट में ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ी कंपेटिटिव टीम्स थी, तो इस वजह से ये जो रिकॉर्ड है इसी तरह कंपेटिटिव है। 52% ज़ल्मी के हक में है, 47% कोयटा ग्लैडिएटर्स के हक में है। ज़िशान भाई, कल के मैच को किस तरह देख रहे हैं और स्ट्रेट अवे मुझे बताइएगा कि कल का मैच कौन जीत रहा है, कौन फेवरेट है कल के मैच में? दोनों बहुत बैलेंस साइड हैं, बॉलिंग भी एक ही जैसी है, बैटिंग भी तकरीबन एक ही जैसी है। मुझे कोयटा पसंद ज़्यादा है, इसलिए मैं तो कोयटा की तरफ हूँ। कोयटा पसंद है इनको ज़्यादा और ये कोयटा की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह कम बैक कर रही है ज़िशान भाई पेशावर, तो कहीं ना कहीं हमें अब पेशावर एक डेंजरस टीम भी लग रही है। नहीं, पेशावर की बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि बाबर आजम जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जिसकी मुझे खुद एक बहुत अच्छी खुशी हो रही है। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। नो डाउट पेशावर की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन कोयटा मुझे पसंद है, इसलिए कोयटा। बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी, जिससे क्राउड में बोला ना कि बाबर जिम, तो बहुत बुरा लगा। उन्होंने प्रूव कर दिया कि बाबर किंग हूं मैं, जिम नहीं हूं। Oh my तो मेरे ख्याल में goodness, जिस तरह king सेंचुरी है। की उन्होंने साबित कर दिया किंग है, जिम बॉबर नहीं है सर। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल जी। सब के सब कह रहे हैं पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है, जो कि बड़ी खुशी की खबर है मेरे लिए भी और पूरे इस्लामाबाद के लिए भी और हसन भाई के लिए। अब क्या कर सकते हैं, दुआई कर सकते हैं हम। मुल्तान सुल्तान जी 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है बिकॉज ऑफ द हेल्दी रन रेट। और कोयटा ग्लैडिएटर्स का नेट रन रेट थोड़ा सा कम था, ये 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे है। पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पे है 9 पॉइंट्स के साथ। एंड इट्स टाटा इन गुड बाय फॉर कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स, जिनके पास 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स वो भी बाहर हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि अब ये एक मैच अगर जीत भी जाए तो उनके पॉइंट्स 8 होंगे। सो पेशावर और इस्लामाबाद को बारिश बचा गई बेसिकली। और लाहौर कलंदर्स 3 पॉइंट्स के साथ पहले ही लाहौर में मौजूद है। ये थे हमारे पॉइंट्स टेबल। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।